देखिए, पार्टी बनाना, एमएलए एमपी बनाना ही जनस्वराज का मकसद नहीं है। जनस्वराज का मकसद है कि सिस्टम को, इंतजाम को सुधारा जाए। तो बहादुरगंज में कौन सा कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आप दमखम के साथ चुनाव में उतरेंगी? सबसे पहले तो प्लान पर काम की जाएगी, और हमारे यहाँ जो तालीम बहुत पिछड़ा हुआ है। आज एक अच्छी मतलब स्कूल तो है, लेकिन अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, अच्छे टीचर्स नहीं है, कॉलेज में अच्छे इंतजाम नहीं है। एक कॉलेज है, यहाँ तक बीएड की भी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। हम बीएड करने के लिए हमें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। पुल हो गए, रास्ते हो गए, उन पर कोई काम नहीं किया जा रहा है सही ढंग से। ये हॉस्पिटल्स हमारे जो है सरकारी, उन पर कोई सुविधाएं नहीं है। टेरागाज के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की कमी, डॉक्टरों की कमी, उनको इलाज के लिए बहादुरगंज जाना पड़ता है। बहादुरगंज जाते हैं तो वो भी रेफर करके किशनगंज भेज देते हैं। आज आप उर्दू एकेडमी को हटाया जा रहा है, मुसलसल कोशिश की जा रही है उसको हटाने की। मदरसा बोर्ड का इतना खस्ता हाल है, इतनी बद इंतजामी है, 2 साल से चेयरमैन तक नहीं है मदरसा बोर्ड में। तो इन सब के बारे में हमें आवाज़ उठानी है। 18% होने के बावजूद भी आज आप पंचायती राज में देखिए या लोकसभा में देखिए या विधानसभा में, हर जगह मुसलमान नुमाइंदगी कम होते जा रही है, मुसलमानों की क़यादत कम होती जा रही है। ये एक बहुत सोची समझी साजिश हो रही है। हमारी बात भी हुई है प्रशांत किशोर जी से किशनगंज में यूनिवर्सिटी के बारे में, एएमयू के बारे में। तो उन्होंने कहा जो भी इसमें रुकावटें आ रही हैं, जो भी इसके मसले मसाइल है, उस पर अच्छी तरह से उस पर काम किया जाएगा, उस पर गौर फिक्र की जाएगी, और यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द, जनस्वराज की अगर सरकार बनती है तो उसको यूनिवर्सिटी को फिर से तैयार करने की कोशिश की जाएगी। प्रशांत किशोर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की तरफ से पैसे लेकर के अपने वोट को कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? जी, लोग तो कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, क्योंकि ये प्रशांत किशोर जी एक इतनी बड़ी अजम निकल के, अभी मैंने कहा कि उन्होंने साफ कह दिया है कि जितनी जिसकी आबादी उतनी हिस्सेदारी, ये बात उन्होंने कही है। अब ये दूसरी पार्टियों को ये बातें हजम नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि शराबबंदी कर दिए तो महिलाओं का बहुत ज़्यादा उन्होंने भला कर दिया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप अगर महिलाओं का भला करना चाहते हैं तो बच्चियों को फ्री में तालीम दीजिए, अच्छे इस तरह के स्कूल बनाइए, इस तरह के हॉस्टल बनाए जहाँ के वो ऐसी तालीम हासिल कर पाए जिस तालीम से उन्हें आगे फ्यूचर में उनका मुस्तकबिल बने। जनस्वराज पहली ऐसी पार्टी है जो लोगों के हक में खड़ा हुई है। ये लोगों को समझनी पड़ेगी। आज तक तमाम पार्टी सेक्युलरिज्म का दावा करती है, लेकिन कोई खुलकर उनको सपोर्ट नहीं करती है। उनके मुसलमान अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो मुसलमान अब उस प्रोटेस्ट में अपने हक की बात करने के लिए भी घबराते हैं। इतना खौफजदा माहौल है। स्वागत है आपका दोस्तों केडीवी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और 25 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव जैसे कि आपको पता है कि जनस्वराज पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ेगी, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम के साथ बिहार के सभी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। और मेरे साथ मौजूद है, अभी इस वक्त मौजूद हैं शाइस्ता तमन्ना मैम, जो कि जनस्वराज पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और बहादुरगंज विधानसभा को लेकर के काफ़ी एक्टिव है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी भी कर रही है। इनसे अभी राजनीति से जुड़ी हुई, आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ सवाल है जो कि करना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहे अंत तक। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए और मुझे बोलने का मौका दिया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके तमाम व्यूवर्स, तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जनस्वराज पार्टी में हैं, तो आप राजनीति में आपका ये पहला कदम होगा शायद? जी, अभी तो मतलब पूरी तरह से राजनीति में ये पहला कदम है, लेकिन मैं पहले छात्र राजनीति में रह चुकी हूँ। कॉलेज के ज़माने में मैं छात्र राजनीति कर चुकी हूँ। एसएफआई में थी। और मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। तो कॉलेज कहाँ? इस्लामपुर कॉलेज। जी। अच्छा, तो वहीं से आपकी राजनीति एक तौर पर कहा जाए शुरुआत है। बैकग्राउंड में क्या राजनीति है आपकी? बैकग्राउंड में पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, मैं बिलोंग करती हूँ और बचपन से ही मैं राजनीति परिवार से मैं पली बड़ी हूँ और राजनीति मेरा शौक भी रहा है जी। और मैं इसी में पली बड़ी हूँ, तो इसका मुझे अनुभव भी है। अच्छा जी। तो पार्टी से अगर कहा जाए तो ये जनस्वराज पार्टी ये आपकी पहली पार्टी होगी? जी। अभी इससे पहले किसी पार्टी में थे आप? जी, इससे पहले जेडीयू में मेरे हस्बैंड रह चुके हैं, कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है उन्होंने जेडीयू के साथ रह के। अच्छा। हाँ, कांग्रेस में भी किया है, लेकिन एक्टिव ज़्यादा अभी हम जनस्वराज से एक्टिव है। तो उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक्टिव जनस्वराज से हैं, तो ये एक्टिव प्लान किसका था, आपका था या फिर डॉक्टर मंजर साहब का था?
जी, मेरा खुद का भी ये प्लान है, क्योंकि मैं जो एक मिथ बिहार में चलता है कि औरतें राजनीति में नहीं आना चाहती है। एक अजीब सा राजनीति को एक गंदी नज़र या फिर देखा जाता है कि ये अच्छे लोगों की जगह नहीं है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इस मिथ को भी मैं थोड़ा सा दूर करना चाहूँगी कि राजनीति में औरतें भी आ सकती हैं, काम कर सकती हैं, और नेक इरादे के साथ, अच्छे इरादे के साथ और साफ़ सुथरी राजनीति भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहा जाता है अभी राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। जी, जी। तो ये काफ़ी संख्या में महिलाएं भी अब राजनीति में अपनी भागीदारी निभाती हैं। तो मैम, अगला क्वेश्चन होगा कि नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा के तहत पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, फिर किशनगंज आने वाले हैं 21 जनवरी को। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका जी, बहुत बहुत स्वागत, खुशामदीद। नीतीश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं किशनगंज, आना ही चाहिए उनको दौरा पे। और जो हमारे और हम लोग सब तमाम लोग मिलके उनको इस पद पर पहुंचा है, इस मुकाम पर, तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ पहुंचाया है। तो उनको होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों के मसलों को, मसाइल को देखें, उन पर गौर करें, और जो भी परेशानी से लोग जूझ रहे हैं उनको दूर करने की भी कोशिश करें। जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं लोगों के यहाँ पे हमारे सीमांचल में, तो उनको आना चाहिए और इन सब चीज़ों पर उन्हें गौर फिक्र करना चाहिए। उसके आने से किशनगंज को कुछ तोहफा मिल सकता है, कुछ फ़ायदा हो सकता है? देखिए, अगर वो आ रहे हैं कि इस नियत से कि हम फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो फ़ायदा ऑब्वियसली पहुंच सकता है। ये तो उन पर बात है कि वो क्या, किस नियत से आ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, तो ये तो उनकी बात है। उनकी बात जी, है। जी। तो अगला आपका सवाल है कि जनसुराज पार्टी आपने ज्वाइन किया है और ये पार्टी नई नवेली है। अपना भी पहला ये विधानसभा का चुनाव होगा, पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। हालांकि उपचुनाव लड़ चुके हैं, तो फिर और भी पार्टियां हैं जो कि पहले से ऑलरेडी रन करते हैं किशनगंज में या फिर पूरे बिहार में। तो फिर उन पार्टियों को छोड़ करके जनसुराज ही आपने पसंद किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनसुराज जो पार्टी है, ये एक पार्टी नहीं है। पहले तो ये एक मुहिम थी लोगों को बेदार करने की, अवेयरनेस करने की, उनके हकूक़ों को के बारे में लोगों को बताई जा रही थी। ये पार्टी अभी जो ज़माना गॉडसे वाली ज़माना जो चल रहा है, तो हमारी पार्टी गांधी जी के विचारधाराओं को ज़्यादा मतलब उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और गांधी जी के विचारधाराओं को जीवित रखने के लिए, उनको लाइव मतलब करने के लिए ये पार्टी आई है। इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़ी हूँ, इस आइडिया, क्योंकि गांधी अम्बेडकर जी की आइडियोलॉजी के साथ ये पार्टी काम कर रही है। तो और हमारे बुजुर्ग भी गांधी जी के रास्ते पर चले हैं, और मैं भी उसी रास्ते पर चलना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं इस पार्टी से जुड़ी हूँ। बहादुरगंज विधानसभा से आप काफ़ी एक्टिव है, मेहनत भी कर रही है, तो इसको लेकर के आपने जनसुराज के जो सर्वे सरवा है उनके सामने में अपने दावेदारी भी पेश की हैं, अप्लाई भी किया है इसके बारे में बहादुरगंज विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या कहना, मतलब क्या लगता है कि फुल एक्टिव है और इस बार आप दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे अगर आपको टिकट मिलती है तो? जी, मुझे अगर टिकट मिलती है तो मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी, और जो भी मेरे इलाके के जो भी मसले हैं, मुसलमानों की एक सियासी समाजी हिसाब से जो है मुसलमान की नुमाइंदगी कम होती जा रही है पॉलिटिक्स में, उनको वो हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। तो एक तो इस, और हिस्सेदारी मिल भी रही है तो उन्हें वो मुकाम, वो चेहरा उनका नहीं बन पा रहा है जो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, जिसके वजह से मुसलमान जो है कमज़ोर और बहुत ही अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, अपनी हक की बातों को उठा नहीं सकते हैं, और काफ़ी खौफज़दा एक माहौल बन गया है। तो इन मसले मसाइल पर मैं बात करना चाहूँगी। जो हमारी जो अदर पार्टियां हैं जो सेक्युलरिज्म की बात तो करती हैं, लेकिन दबे कुचले और मजबूर बेसहारा अल्पसंख्यकों के जो मसले हैं उन पर खुलकर नहीं बात करती हैं। कहीं ना कहीं वो लोग डरती हैं मसलों को उठाने से, चाहे वो कोई भी, जैसे छात्रों का ही मामला हुआ, उसमें प्रशांत किशोर जी हमारे खुलकर आए, सपोर्ट में आए, और भी उन्होंने अब ये भी कह दिया है कि जो भी NRC CA के टाइम में जो भी मुसलमान हमारे बच्चे हैं उनको निर्दोष हैं, लेकिन उनको ज़्यादती, उनको मतलब ज़्यादती हुई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके माँ बाप अभी उनको छुड़ा नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं, तो अनैतिक तरीके से उनको गिरफ्तार करके रखा गया है। तो इस मामले में भी उन्होंने कल ये कहा कि हम उन बच्चों का, आप लोग के पास अगर किसी का भी कोई मतलब है, एड्रेस है कि आप जानते हैं किसी को, तो उनके बारे में हमको डिटेल्स दीजिए,
हम लोग उनके समर्थन में आएंगे, उनके हक के लिए लड़ेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो अब बहादुरगंज विधानसभा से मतलब की तैयारी कर रही हैं, तो बहादुरगंज में कौन सा कोई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के आप दमखम के साथ चुनाव में उतरेंगी और उन मुद्दों को लेकर के आप लोगों तक पहुंचाएंगी और जाएंगी? बहादुरगंज जैसे मुझे लगता है कि और भी इलाके से काफ़ी मतलब बैकवर्ड इलाका है, वहाँ तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, महिलाओं में, बच्चों में पलायन का बहुत मसला है। ज़्यादातर जो है मर्द हैं, पुरुष हैं, वो कुछ दिन घर में रहते हैं और फिर 13-14 साल में कमाने के लिए निकल जाते हैं घर। जी, और वो अपने बीवी बच्चों, घर परिवार सबको छोड़ के उनको जाना पड़ता है। औरतें घर में अकेली रहती हैं, बूढ़े, तो ये सब मसले हैं। बाकी जो नली गली है, रास्ते हैं, उन पे भी काम नहीं हो रहा है। टेरागाछ जैसे हमारा बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, रास्ते नदियों से की वजह से वहाँ बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ते हैं वहाँ के लोगों को। अभी तक वहाँ के पुल हो गए, रास्ते हो गए, उन पर कोई काम नहीं किया जा रहा है सही ढंग से। तो इन मुद्दों को मैं उठाना चाहूँगी। हॉस्पिटल्स हमारे जो है सरकारी, उन पे कोई सुविधाएं नहीं है। टेरागाछ के हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की कमी, डॉक्टरों की कमी, उनको इलाज के लिए बहादुरगंज जाना पड़ता है। बहादुरगंज जाते हैं तो वो भी रेफ़र करके किशनगंज भेज देते हैं। जी, डॉक्टर्स रहने के बावजूद भी पेशेंट को जो अर्ली स्टेज का ट्रीटमेंट है वो भी नहीं देते हैं, देख के ही पेशेंट को भेज दिया जाता है। रात में गए तो उनको तो और भी देखा नहीं जाता है। तो ये सब मुद्दे हैं, इन पर मैं बात करना चाहूँगी। तो मैम, चाहे सीमांचल देख लीजिए या फिर बिहार देख लीजिए, बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि ऑलरेडी अपनी धाक जमाए हुए हैं और लोगों तक पैंट बनाए हुए हैं। तो उस पैंट को आप चीर करके लोगों तक जनसुराज को पहुंचाएंगे, तो जनसुराज पर लोग क्यों भरोसा करें? क्यों आखिर मतलब कि जनसुराज को चुने जो अदर पार्टीज को छोड़ करके जनसुराज में आए? जनसुराज पहली ऐसी पार्टी है जो लोगों के हक में खड़ा हुई है। ये लोगों को समझनी पड़ेगी। आज तक तमाम पार्टी सेक्युलरिज्म का दावा करती है, लेकिन कोई खुलकर उनको सपोर्ट नहीं करती है, उनके मुद्दों को नहीं उठाती है। जनसुराज लोगों के मुद्दों को उठा रही है। आज पलायन के मुद्दे कौन उठा रहे हैं? जनसुराज उठा रहा है। लोगों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं। ये स्टूडेंट का मामला हो गया, अभी जो मैंने आपको कहा कि जो बच्चे जेल में हैं, तो उन चीज़ों को उठा रही है। तो लोगों को ये समझनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जनसुराज ने इस बात का ऐलान किया कि मुसलमानों को या किसी भी अल्पसंख्यक को उनके आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी। आज तक ये ऐलान किसी पार्टी ने नहीं किया। और ये बात जनसुराज के बोलने के बाद ही तमाम पार्टियों में खलबली सी मच गई है, क्योंकि नहीं चाहते हैं पार्टियाँ कि लोगों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए, मुसलमान आगे बढ़े। एक तरह से मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है। उतनी हिस्सेदारी मतलब हिस्सेदारी जी आपकी पार्टी करती है, ये आप बोलना चाहते हैं। मैम, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि बिहार में प्रशांत किशोर जी खास करके युवाओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं। युवाओं पर कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ये राजनीति के तहत युवाओं की जो प्रदर्शन है उसको भटकाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में देख रहे हैं कि युवा भी उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। फिर तो क्या कहना चाहेंगे कि ये जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, तो ये आरोप तो बिल्कुल बेबुनियादी है। उनका फोकस युवाओं पर ही सिर्फ नहीं, ये कहना गलत है। उनका फोकस तमाम तबके के लोगों पर है, चाहे वो महिला हो या बुजुर्ग हो, औरतें हैं, युवा हैं, सबके बारे में वो बातें करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति खास करके जाति पर टिकी हुई है अगर कहा जाए तो, क्योंकि इससे पहले जितनी भी पार्टियां अभी तक राज करती आ रही वो जाति के दम पर और धर्म के नाम पर टिकी हुई है, और ये सच्चाई है बिहार की राजनीति में जाति। तो ऐसे में जनसुराज देखा जाता है कि जाति से ऊपर उठ करके राजनीति कर रहे हैं, शुरुआत की हैं। तो क्या लगता है कि लोग ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करेंगे जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हों? जी, हमारे जो लोग हैं वो अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। लोग परेशान हैं इन सब पार्टियों से। कहीं ना कहीं लोग भी ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई पार्टी आए जो लोगों के हित में बात करे, लोगों के मुद्दों पर बात करे, ना कि जात पात धर्म पर बात करे। तो जनसुराज ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए खड़े होती है, उसके हक की बात करती है और लोगों के हक मसले मसाइल पर बात करती है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जनसुराज हम आम जनता की पार्टी है, जनता के सुंदर राज की बात करती है और सुंदर राज लाने की बात करती है। एक चीज़ और देखा जाए तो प्रशांत किशोर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की तरफ से पैसे लेकर के अपने
वोट को कन्वर्ट कर रहे हैं और बाकी बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, लोग तो कहने के लिए कुछ भी कहेंगे, क्योंकि ये प्रशांत किशोर जी एक इतनी बड़ी अजम निकल के, अभी मैंने कहा कि उन्होंने साफ कह दिया है कि जितनी जिसकी आबादी उतनी हिस्सेदारी, ये बात उन्होंने कही है। तो अब ये दूसरी पार्टियों को ये बातें हजम नहीं हो रही है, तो मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत जब भी हम कोई बड़ी बात करते हैं, बड़े अज़म लेकर निकलते हैं, तो हर ज़माने में मुखालफत हुई है। हमारे हुजूर की भी मुखालफत हुई है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुखालफत हुई है, जबकि वो जब अपनी दीन की बातें करते थे, राह हक की बात करते थे। तो जब हक की बात होती है तो मुखालफत बहुत होती है। हम इन मुखालफत से डरते नहीं, इन बगावतों से डरते नहीं हैं, और हम अपना काम पर फोकस करते हैं। हमारे इरादे नेक है, हमारे जनसुराज के इरादे नेक है, तो हम इसी पर अपना काम करते हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जनसुराज बिहार में सरकार बना पाएगी? अगर बना पाएगी तो क्या लगता है कि सबसे पहला ऐसा कोई कौन सा काम है जो बिहार में आपकी पार्टी के द्वारा, आपकी सरकार के द्वारा किया जाएगा? जी, मुझे लगता है कि लोग इस पार्टी को समझेंगे, उसको भरपूर अपना समर्थन देंगे, और हम मुसलसल कोशिश करते रहेंगे। देखिए, पार्टी बनाना, एमएलए एमपी बनाना ही जनसुराज का मकसद नहीं है। जनसुराज का मकसद है कि सिस्टम को, इंतज़ाम को सुधारा जाए और बेदारी लाई जाए लोगों के अंदर। ये भी एक मुहिम है जनसुराज का। तो जनसुराज इसके लिए चाहे इस साल हो, मतलब लगातार अपनी कोशिश जारी रखेगी अपने मकसद को पाने के लिए। सबसे पहले तो प्लान पर काम की जाएगी, और हमारे यहाँ जो तालीम बहुत पिछड़ा हुआ है, आज एक अच्छी, मतलब स्कूल तो है लेकिन अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, अच्छे टीचर्स नहीं हैं, कॉलेज में अच्छे इंतजामात नहीं है। एक कॉलेज है, यहाँ तक बीएड की भी फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। हम बीएड करने के लिए हमें दूसरे जगह जाके, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। जी, कॉलेजों में यहाँ पे एडमिशन लड़कियाँ बच्चियाँ नहीं ले पा रही है, दूसरे शहरों में जाके एडमिशन ले रही है। तो हमारा सबसे पहला जो कोशिश है कि हम पढ़ाई पर या तालीम पर फोकस करेंगे, तालीम को सुधारेंगे, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ की तालीम में इंतज़ाम सही नहीं होगा, तब तक हमारे यहाँ रोज़गारों का भी मसला रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन तो बिहार में हो रहा है, तय बात है, ये तो मानना पड़ेगा। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि महिलाओं के बारे में आपका क्या विचार है? आप क्योंकि आप एक महिला हैं, तो आप अच्छी तरीके से उसको बेहतर तरीके से समझते होंगे कि महिलाओं के विकास के लिए, उसको उसके सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहिए अगर सरकार बन जाती है आपकी? तो सबसे पहले तो बच्चियों को फ्री में उनका तालीम का ये करना चाहिए, फ्री तालीम देनी चाहिए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि शराबबंदी कर दिए तो महिलाओं का बहुत ज़्यादा उन्होंने भला कर दिया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप अगर महिलाओं का भला करना चाहते हैं तो बच्चियों को फ्री में तालीम दीजिए, अच्छे इस तरह के स्कूल बनाइए, इस तरह के हॉस्टल बनाए जहाँ के वो ऐसी तालीम हासिल कर पाएँ जिस तालीम से उन्हें आगे फ्यूचर में उनका मुस्तकबिल बने। तो ऐसी तालीम होनी चाहिए बच्चियों के लिए। और आप दहेज प्रथा पर बैन कीजिए। उसके बाद आप महिलाओं को कम से कम ब्याज पर लोन दे रही है जनसुराज, जिससे वो अपने ट्रेडिंग्स या अपने तिजारत को आगे बढ़ा पाए। मैम, देखा जाता है कि यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो शाखा है किशनगंज में, इसको लेकर के काफ़ी राजनीति हो रही है, और जब भी चुनाव आते हैं तो गाहे बगाए सभी राजनीतिक पार्टी के लोग इसको भुनाने में लग जाते हैं। आपका क्या विचार है इस बारे में? सभी पार्टियों के लोग तो इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी पार्टी के जरिए ये काम, आज एएमयू कितने दिनों से, ये कितने दिन पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, रुकावटें हो रही है। जबकि माननीय हमारे नीतीश कुमार जी की पार्टी है, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर। उनकी सरकार है, उनको लोगों ने इतना सपोर्ट किया, उनको इस पद पर पहुंचाया, तो उनको तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को मतलब ये करना ही चाहिए, खुलना ही चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी जनसुराज की पार्टी का ये एक है कि हमारी बात भी हुई है प्रशांत किशोर जी से किशनगंज में यूनिवर्सिटी के बारे में, एएमयू के बारे में। तो उन्होंने कहा जो भी इसमें रुकावटें आ रही हैं, जो भी इसके मसले मसाइल है, उस पर अच्छी तरह से उस पर काम किया जाएगा, उस पर गौर फिक्र की जाएगी, और यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द, जनसुराज की अगर सरकार बनती है तो उसको यूनिवर्सिटी को फिर से तैयार करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा मैम, प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, बीच बीच में उनका अपना कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लेकिन सीमांचल किशनगंज में अब तक नहीं आए हैं, क्या कारण है? पदयात्रा लेकर तो वो किशनगंज नहीं आए हैं, लेकिन आए थे एक बार, वो किशनगंज ठाकुरगंज का दौरा किए थे, और काफ़ी भीड़ भी जमा हुई थी, और आने वाले थे दिसंबर में, लेकिन इसी बीच जो छात्र प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट में, वो बैठ गए।
फिर उनको 15 दिन के अनशन पर रहे, उनको जेल भी हुई, जेल से वो छूटे। अभी वो गंगा सेतु पे फिर सत्याग्रह शुरू कर दिए हैं। तो ये सब उनकी जो है मसरूफियात रही हैं अभी, लेकिन वो बहुत जल्द आएंगे किशनगंज, उनका दौरा करेंगे। और अभी हमारी जनसुराज पार्टी जो है, जनसुराज बेदारी कारवां स्टार्ट कर रही है कल से, उसके हम मेंबर भी बने हैं मेरे हस्बैंड। आप भी वहाँ पर गए थे जनसुराज बेदारी कारवां में, पटना में? जी हाँ जी। क्या क्या वहाँ तो क्या क्या बातें हुई वहाँ पर, क्या क्या कार्यक्रम में, थोड़ा बताइएगा। जी, वहाँ पे यही तमाम मुसलमानों की भीड़ थी, मुसलमानों को लेकर ही बातें हुई। जो मुसलमानों में जो पॉलिटिक्स में सियासी समाजी हिस्सेदारी मुसलमानों की नुमाइंदगी जो कम है, उन्हें उनका इस्तेसाल किया जा रहा है बुरी तरह से, उनको इक़्तिदार क़यादत नहीं मिल पा रही है। धीरे धीरे पॉलिटिक्स से मुसलमान नुमाइंदगी कम होती जा रही है, मुसलमानों का जो दबदबा है वो कम होता जा रहा है। तो इन चीज़ों पर बातें हुई। आज आप उर्दू एकेडमी को हटाया जा रहा है, मुसलसल कोशिश की जा रही है उसको हटाने की। मदरसा बोर्ड का इतना खस्ता हाल है, इतनी बदइंतजामी है, 2 साल से चेयरमैन तक नहीं है मदरसा बोर्ड में। तो इन सब के बारे में हमें आवाज़ उठानी है, हक की लड़ाई लड़नी है, और यही बातें हुई वहाँ पे। और ये भी बात हुई कि वो NRC और CA की बातें हुई। जैसे कि आप मुसलमानों के बारे में आपने कही में बात कही, तो मुसलमान यहाँ पर हिंदुस्तान में 17 से 20% है, और फिर भी मुसलमानों की राजनीति में हिस्सेदारी काफ़ी कम है और कम होते ही जा रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? खुद क्या मुसलमान दोषी है, अपने लीडरशिप को नहीं चुन रहे हैं, या फिर मतलब अदर पार्टीज जो कि मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? मेन मसला है 18% होने के बावजूद भी आज आप पंचायती राज में देखिए या लोकसभा में देखिए या विधानसभा में, हर जगह मुसलमान नुमाइंदगी कम होते जा रही है, मुसलमानों की क़यादत कम होती जा रही है। ये एक बहुत सोची समझी साजिश हो रही है। मुसलमान या फिर मुसलमान भी अपने लीडरशिप में कमी दिखा रहे हैं। उनका वोट तो एक मुफ्त वोट तो मुसलमानों का लिया जाता है, लेकिन उन्हें सामने उनका चेहरा नहीं लाया जाता है। चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो या RJD की पार्टी हो, वो RJD की पार्टी सिर्फ अपने परिवारवाद में ही रह गई है। उनके बेटे, उनकी वाइफ, उनकी बेटी यहीं तक महदूद रह गई है। और दूसरे मतलब मुसलमानों का जो इतना वो ले रही है वोट, उनको वो उनका चेहरा वो नहीं सामने ला रही है। जिस तरह धीरे धीरे मुसलमान को बिल्कुल ही कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाई जा रही है, और इसकी मुखालफत कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। प्रशांत किशोर जी हैं जो इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, और मुसलमानों की क़यादत होनी चाहिए। अच्छा, देखा जाता है कि जितने जातियां हैं, जातियां के बारे में अगर बात किया जाए, अपनी अपनी चाहे यादव देख लीजिए या फिर कुशवाहा देख लीजिए, सभी के लीडर्स टॉप लेवल के हैं और टॉप लेवल पर जाकर के अपनी अपनी जातियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए आज तक कोई नहीं है। और देखा जाता है कि बीजेपी तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन एक भी MP मुसलमान नहीं है बीजेपी में। क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी का जो सबका साथ, सबका विकास है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जब बीजेपी ने 2014 में ये एजेंडा चलाया था कि सबका साथ सबका विकास, तो तमाम मुसलमानों ने विकास के नाम पर उनको पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया, उनको जिताया, उनको वोट किया। लेकिन उसके बाद से उनकी बिल्कुल ही राजनीति पलट गई। वो मुसलमानों के साथ स्वतःला व्यवहार कर रही है। बीजेपी के ये बात आपका सही है कि बीजेपी आज तक किसी मुस्लिम लीडर को टिकट भी नहीं देना पसंद करती है। तो ये एक इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि मुसलमान अगर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो मुसलमान अब उस प्रोटेस्ट में अपने हक की बात करने के लिए भी घबराते हैं। इतना खौफजदा माहौल है। आज जो ये छात्र प्रदर्शन हुआ, उसमें इतने सारे छात्र BPSC में बैठे थे, उसमें लगभग 40,000 मुसलमान बच्चे बैठे थे, लेकिन छात्र प्रदर्शन में देखा गया कि एक भी मुस्लिम बच्चा उस प्रोटेस्ट में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आज हमारे अंदर इतनी खौफ हो गई है कि हम अपने हक की आवाज़ को नहीं उठा सकते, अपने बारे में बोल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर कोई ये खौफ माओ को रहता है कि अगर मेरा बच्चा प्रोटेस्ट करेगा तो वहाँ हिंदू मतलब अदर कास्ट के भी बच्चे रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर जेल होगी तो मुस्लिम के बच्चों को होगी, और कार्रवाई भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई मुस्लिम बच्चों को होगी, और उन्हें जल्दी बेल भी नहीं मिलेगा। तो यही आज इतना डर और इतना भयावह माहौल कर दिया गया है, मुसलमानों को इतना दबाया जा रहा है। इसी के खिलाफ हम जनसुराजी या प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे। और इस क्या लगता है, अगर माने चल जनसुराज पार्टी अगर सरकार में आ जाती है तो मुसलमानों के खिलाफ जो इतनी नाइंसाफ़ी होती है, तो इसको लेकर के क्या लगता है कि जनसुराज प्रमुखता से आगे आएंगे?
बिल्कुल ज़रूर आगे आएंगे। हमारी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जो भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमारे हक को जहाँ भी दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, हम उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और जनसुराज पार्टी इसको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी और हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हमेशा खड़े रहेंगे। जी। और अंत में आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बहादुरगंज विधानसभा में से तैयारी कर रही हैं, तो विधानसभा के लिए क्या संदेश है आने वाले चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है? जी, विधानसभा के लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने तो अप्लाई कर दिया है टिकट के लिए और मैं अब मैंने अपना कदम बढ़ाया है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं पूरे किशनगंज और बहादुरगंज टेरागाज की राजनीति में मैं जहाँ तक देखती हूँ, आज तक किसी महिला ने अपना कदम नहीं बढ़ाया। मैं पहली औरत हूँ जो इसमें आना चाहती हूँ, तो आपका फुल सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। महिला मैं आपकी माँ, बहन, बेटी समझ के मुझे आगे बढ़ाइए और महिलाओं से भी मेरा यही अनुरोध रहेगा, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप एक महिला होने के नाते एक महिला को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। ऐसे शाइस्ता तमन्ना मैम जो कि बहादुरगंज विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और जनसुराज पार्टी से इस बार संभावित उम्मीदवार हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे थे KTV लाइव और मेरे सहयोगी हैं फैसल अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।